हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस एक क्लिक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। शुरू करते हैं कहानी का भाग 31, रुद्र का सच जानना। अमन यही सोच रहा था कि क्या उसे रुद्र से बात करनी चाहिए या पहले प्रिया से बात करनी चाहिए। तभी उसे रुद्र का कॉल आया। उसने कॉल उठाया तो रुद्र बोला, अमन तुम फौरन ऑफिस चले जाओ, मिस्टर सिंघानिया हमारे ऑफिस आए हुए हैं। उन्हें कोई ज़रूरी काम है, इसलिए तुम खुद जाकर उनसे मिलो और उनकी जो भी प्रॉब्लम हो वह मुझे बताना। अमन ओके सर कहकर फ़ोन रख देता है। वह एक नज़र उस रिपोर्ट की तरफ देखता है, फिर उसे लेकर अपने ऑफिस चला गया। दूसरी तरफ प्रिया एक जगह अकेली बैठी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे कुछ होश ही ना हो, और वाकई में प्रिया अपने होश खो बैठी थी। जिस दिन वह आखिरी बार रुद्र से मिली, उस दिन रुद्र की बातों से उसे बहुत दुख पहुंचा। उसके बाद वह बहुत ही कम बाहर जाती, ना किसी से मिलती, न ज्यादा बात करती। वह एकदम गुमसुम सी हो गई। पर कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसे अजीब सा लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता और कभी बहुत सारा खाने का मन करता। अक्सर उसे उल्टी करने का भी मन करता। प्रिया को लगा ज्यादा सोचने और दुखी होने से उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उसने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। जब वह डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट करवाए और आज वह उन टेस्ट की रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास आई थी। पर जब डॉक्टर ने प्रिया को बताया कि वह प्रेग्नेंट है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ भी नहीं आया कि यह उसके साथ क्या हो गया। उसने तो फैसला किया था कि वह कभी रुद्र से नहीं मिलेगी, पर लगता है भगवान भी इन दोनों को दूर नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने प्रिया की कोख में रुद्र के अंश को डाल दिया। अब तो प्रिया चाहकर भी रुद्र से अलग नहीं हो सकती थी, मगर तभी उसे ख्याल आया कि अगर वह इस बच्चे को जन्म देती है तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, और अगर रुद्र ने इस बच्चे को अपना नाम नहीं दिया तो क्या यह बच्चा पूरी जिंदगी बिना अपने पिता के नाम के रहेगा? क्या बड़ा होकर वह उसे ही इन सब का जिम्मेदार नहीं समझेगा? यह दुनिया बिना बाप की औलाद को क्या क्या नहीं कहती। यही सब बातें प्रिया के दिमाग में चल रही थी। सोचते सोचते उसके सिर में दर्द होने लगा। वह अपना सिर दबाने लगी। तभी उसे अपने हाथों पर छोटे छोटे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। एक प्यारी सी बच्ची उसके पास खड़ी होकर उसका सिर दबाने की कोशिश कर रही थी। प्रिया उस बच्ची को अपने पास देखकर पूछने लगी, बेबी आप यहाँ क्या कर रहे हो और कौन है आपके साथ? वह बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से प्रिया के सिर को दबाते हुए बोली, आंटी आपके सिर में दर्द हो रहा है ना? जब मेरी मम्मा के सिर में भी दर्द होता है तो मैं ऐसे ही उनका सिर दबाती हूँ और उनका सिर दर्द फौरन दूर हो जाता है। प्रिया उसको हाथों को पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए बोली, क्या नाम है आपका और आप यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, मेरा नाम परी है और मैं यहाँ अपनी मम्मा के साथ आई हूँ। वह वहाँ एक आंटी के साथ बातें कर रही हैं। मैंने जब आपको अपना सिर दबाते हुए देखा तो मुझे लगा कि आपके सिर में दर्द हो रहा होगा, और मेरी मम्मी और पापा कहते हैं कि मेरे हाथों में जादू है, क्योंकि मैं एक एंजल हूँ, इसलिए मैं आपके सिर दर्द को जादू से गायब कर दूंगी। प्रिया को उसकी मासूम बातें सुनकर उस पर बड़ा ही प्यार आ रहा था। वह उसे अपने गोद में उठाते हुए बोली, सच में आपके हाथों में तो जादू है, देखो मेरा सिर दर्द एकदम से गायब हो गया। चलो अब आपके इस जादू के बारे में आपकी मम्मा को भी बताते हैं। परी भी खुशी खुशी उसे अपनी माँ के पास ले गई। प्रिया जब उसकी माँ के पास पहुंची तो अपनी बेटी को देखकर परी की माँ प्रिया से बोली, आप कौन हैं और परी आपके पास क्या कर रही है? प्रिया परी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है। मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए इसने अपने जादू से मेरा सिर दर्द गायब कर दिया है ना परी? परी भी जोर जोर से अपना सर हाँ में हिलाने लगी। प्रिया परी को उसकी माँ की गोद में देते हुए बोली, मुझे परी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। परी की माँ भी उसे प्यार करते हुए बोली, मेरी परी ही नहीं, सभी बच्चे ही इतने प्यारे होते हैं। जब आप माँ बनोगी तो आपको भी अपना बच्चा दुनिया में सबसे प्यारा लगेगा। यह कहकर वह परी को लेकर चली गई। प्रिया बहुत देर तक वहां देखती रही जहां परी की माँ उसे लेकर गई थी। फिर उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा।
अपना पेट छूते ही उसके अंदर की ममता जाग गई। वह अपने मन में फैसला करती है कि रुद्र इस बच्चे को अपना नाम दे या ना दे, पर वह इस बच्चे को जन्म जरूर देगी। आखिर यह अकेले रुद्र का ही नहीं, उसका भी बच्चा है। कुछ देर बाद प्रिया वहां से निकल गई। अमन जब अपना सारा काम खत्म कर लेता है तो वह रुद्र के कैबिन में आया। अमन रुद्र को बताना चाहता था कि प्रिया उसके बच्चे की मां बनने वाली है, पर इससे पहले वह यह भी जानना चाहता था कि क्या रुद्र प्रिया को सिर्फ इस बच्चे के लिए अपनाएगा या वह सच में प्रिया को पसंद करता है, क्योंकि उस दिन के बाद से रुद्र आज तक अपने फार्म हाउस नहीं गया। अमन जानता था कि फार्म हाउस में रुद्र को प्रिया के साथ बिताए गए पल याद आते होंगे, इसलिए वह फार्म हाउस नहीं जाता था। पर क्या जो वह सोच रहा है वह सच है? यही जानने के लिए अमन रुद्र से कहता है, सर आज हॉस्पिटल में मुझे प्रिया मैडम मिली। प्रिया का नाम सुनते ही रुद्र के हाथ काम करते करते रुक गए। वह अमन से कुछ नहीं पूछता और दोबारा अपना काम करने लगता है। अमन आगे बोला, प्रिया मैडम काफी बीमार लग रही थी। जब मैंने उन्हें आवाज दी तो उन्होंने मेरी आवाज भी नहीं सुनी और वहां से चली गई। रुद्र अब भी उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अमन समझ ही नहीं पाता कि रुद्र के मन में क्या चल रहा है। वह कुछ पेपर्स पर रुद्र के साइन लेता है और चला जाता है। उसके जाते ही रुद्र अपना सिर कुर्सी से टिका कर प्रिया के बारे में सोचने लगा। जब अमन ने उसे बताया कि प्रिया बीमार है तो रुद्र का मन किया कि एक बार कॉल करके उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ ले। इसलिए वह अपना फोन उठाता है और प्रिया को कॉल करने लगा, पर इससे पहले कि रिंग जाती वह कॉल कट कर देता है। रुद्र सोचने लगा, कहीं उस लड़की को यह ना लगे कि मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कॉल किया है। नहीं, मैं क्यों उसकी परवाह करने लगा। वह अपना फोन वापस टेबल पर रखकर अपना काम करने लगा, पर अब उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह झल्लाते हुए बोला, क्यों मैं उस लड़के के बारे में सोच रहा हूँ, जबकि मैं तो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। रुद्र का दिल कर रहा था कि एक बार कॉल करके उसका हाल पता कर ले, पर दिमाग कह रहा था कि नहीं, जब उसने ही अपने रास्ते तुझसे अलग कर लिए तो तू क्यों उसके पीछे जाना चाहता है। रुद्र बेचारा अपने दिल और दिमाग की जंग में फंस गया। अमन जब रुद्र के कैबिन से बाहर आया तो सोचने लगा, मैंने प्रिया मैडम के बारे में सर को बताया, पर सर ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। उनके दिल की बात जानने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। जानवी घर बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए वह ईशानी को फोन करके शॉपिंग पर चलने का पूछती है। ईशानी भी घर पर अनिका की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी, इसलिए वह भी हाँ कर देती है। ईशानी जैसे ही पूर्णिमा जी से पूछती है कि क्या वह जानवी के साथ शॉपिंग पर जा सकती है, तो पूर्णिमा जी उसे हाँ कहते हुए बोली, बिल्कुल जाओ और अपने साथ आदित्य को भी ले जाओ। अब तो तुम्हारे एग्जाम भी खत्म हो गए, तो तुम दोनों साथ घुमा फिरा करो। यह कहकर वह आदित्य को आवाज लगाकर उससे बोली, आदि तुम ईशानी को शॉपिंग पर ले जाओ, उसके एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, वह घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती है, तुम दोनों कुछ समय साथ में बिताओ। आदित्य उनकी बात सुनकर ईशानी की तरफ देखने लगा, फिर बोला, ठीक है चलो। ईशानी उसे 2 मिनट रुकने का बोलकर जल्दी से अपना पर्स लेकर आई। फिर वे दोनों रास्ते में जानवी को पिक करते हैं और मॉल के लिए निकल जाते हैं। आदित्य उन दोनों को लेकर एक बहुत ही लग्जरी मॉल में आता है। जानवी उस मॉल को देखते हुए बोली, वाह जीजू, यह मॉल तो बहुत ही अच्छा है। आदित्य उसे बताता है कि यह मॉल हर्षित का है और इस जैसे 2 और मॉल हैं जो हर्षित बना रहा है। यह सुनकर जानवी सोचने लगी, शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लगता कि वह इतना अमीर है। वह तीनों मॉल के अंदर आ गए। जानवी ईशानी को लेकर कभी इस शॉप में जाती, कभी उस शॉप में जाती। आदित्य उनके पीछे पीछे चल रहा था। आदित्य अपने मन में बोला, यह तो 1 मिनट के लिए भी ईशानी को नहीं छोड़ रही। इस तरह तो मैं ईशानी के साथ घूम ही नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। यह सोचकर वह एक मैसेज हर्षित को करता है। हर्षित उसका मैसेज पढ़ते ही मॉल के लिए निकल गया। हर्षित जब मॉल पहुंचा तो आदित्य को फोन करके पूछता है, कहाँ है तू? आदित्य उसे जवाब देता है, 3rd फ्लोर, जल्दी आ जा। हर्षित जल्दी जल्दी 3rd फ्लोर पर आ गया। वह आदित्य के पास पहुंचकर पूछने लगा, कहाँ है मेरा सरप्राइज, जल्दी बता। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, अपने पीछे देख। हर्षित जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो ईशानी और जानवी उनकी तरफ ही आ रहे थे। आदित्य जानवी की तरफ इशारा करते हुए बोला, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? जानवी को देखकर हर्षित थोड़ा उदास हो गया। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, यह है तेरा सरप्राइज?
आदित्य को हर्षित का चेहरा देखकर कुछ अजीब लगा। वह हर्षित से पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? हर्षित नाम में सिर हिलाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा तू मुझे कोई बड़ा सा सरप्राइज देगा, पर तूने तो यहाँ मुझे भाभी से मिलवाने के लिए बुलवाया है। आदित्य हर्षित की बात सुनकर उससे पूछता है, क्या हुआ? तुझे क्या अपनी वाली को देखकर खुशी नहीं हुई? हर्षित उसकी बात सुनकर जानवी की तरफ देखकर कहता है, कौन मेरी वाली? यह तो मुझसे नफरत करती है। यह कहते समय उसके चेहरे पर जो दर्द था, आदित्य उसे देख लेता है। आदित्य समझ गया कि जरूर इन दोनों के बीच कुछ बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि हर्षित उन लोगों में से नहीं था जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाएं। जानवी जब हर्षित को देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ गई। हर्षित उसे पूरी तरह इग्नोर करके ईशानी से बातें करने लगा। हर्षित का खुद को इग्नोर करना जानवी को अच्छा नहीं लगा। वह भी अपने मन में बोली, अब इतना भी क्या गुस्सा जो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। वे चारों पूरा मॉल घूमते हैं। हर्षित उन्हें मॉल के टॉप फ्लोर पर ले आया। वह फ्लोर सिर्फ हर्षित का था। यहाँ हर्षित ने अपना एक छोटा सा पेंट हाउस बना रखा था जो बहुत ही खूबसूरत था। ईशानी तो यहाँ की खूबसूरती देखकर उसमें ही खो गई। जानवी को भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पर हर्षित की बेरुखी उसे वहाँ की खूबसूरती में भी खुशी नहीं दे पा रही थी। आदित्य बहुत गौर से जानवी को नोटिस कर रहा था। उसे समझ आ गया कि जानवी कहीं न कहीं हर्षित को मिस कर रही है। उसकी इग्नोरेंस उसे इफेक्ट कर रही है, पर पूरी बात जाने बिना वह कुछ नहीं कह सकता था। इसलिए आज वह हर्षित के पास ही रुकने का फैसला करता है, ताकि वह जान सके कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि यह एक दूसरे को पसंद करते हुए भी एक दूसरे से दूर दूर हैं। आदित्य जानवी और ईशानी को ड्राइवर के साथ घर भेज देता है। वह ईशानी से कहता है कि घर में बता दे कि आज वह घर नहीं आएगा। उन दोनों के जाते ही आदित्य हर्षित के साथ बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगा, अब बता क्या हुआ? हर्षित भी जानता था कि आदित्य पूरी बात जाने बिना उसे जाने नहीं देगा, इसलिए वह उस रात होटल में जो भी हुआ वह उसे बताता है और जानवी उसके बारे में क्या सोचती है वह भी बताता है। उसकी पूरी बात सुनकर आदित्य एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हर्ष, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से तेरे साथ रहा हूँ, इसलिए तू कब क्या कर सकता है यह भी जानता हूँ। पर वह लड़की तो सिर्फ कुछ ही बार तुझसे मिली है, इसमें भी ज्यादातर तुम दोनों की लड़ाई ही हुई है, तो वह तेरे बारे में कैसे जानेगी? उसे क्या पता तू किस तरह का इंसान है, और जो कहानी तूने उसे सुनाई तो उसका इस तरह रिएक्ट करना नॉर्मल है। तो उसकी जगह अपने आप को रख कर देख। एक लड़की पूरी रात एक लड़के के साथ होटल के कमरे में रही, तो क्या वह लड़का उसका फायदा नहीं उठाएगा? और जब वह उन घटिया लोगों से बचकर तेरे साथ आई, तो जैसा उन लड़कों ने उसके साथ किया, उसके बाद तेरे पर विश्वास करना उसके लिए आसान नहीं होगा। हर्षित को समझ आ गया कि जानवी ने जो उस वक्त उसके साथ किया वह सिर्फ अपनी इज्जत खोने के डर से कहा। हर्षित आदित्य की तरफ देखता है तो आदित्य उसे गले लगाकर बोला, अपने प्यार को यूं ही मत जाने दे, क्योंकि प्यार सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। आदित्य की बातों को सुनकर हर्षित फैसला करता है कि वह जानवी को अपने प्यार का एहसास कराकर ही रहेगा। ईशानी जब घर पहुंची तो वह पूर्णिमा जी को बताती है कि आदित्य आज घर नहीं आएगा। रात में जब ईशानी कमरे में आई तो आज उसे कमरा खाली खाली लग रहा था। उसे आदित्य की आदत हो गई थी। जब जब से वह इस घर में आई थी, आज पहली बार था कि वह इस कमरे में अकेली थी। ईशानी पूरे कमरे को देखने लगी, तभी अचानक वह कबर्ड की तरफ बढ़ गई और आदित्य की एक शर्ट निकाल लाई। ईशानी उस शर्ट को पहनकर बेड पर लेट गई। उस शर्ट से आ रही आदित्य की खुशबू उसे आदित्य के अपने पास होने का एहसास दिला रही थी। वह अपने आप को ही हक करके लेट गई और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। हर्षित को आदित्य से बात करके बहुत अच्छा लगा। आखिर सच्चे दोस्त ऐसे ही होते हैं जो हमारी परेशानी को समझे भी और उनका समाधान भी निकाले। हर्षित आदित्य से बोला, तेरी कही बातों से मैं यह तो समझ गया कि मुझे क्या करना है, पर कैसे करना है यह समझ नहीं आ रहा। आदित्य उसे समझाते हुए बोला, सही मौके का इंतजार कर और मौका मिलते ही अपने दिल की बात उसे बता देना। हर्षित ठीक है बोलकर जाने लगा। आदित्य उसे रोकते हुए बोला, अब तू कहाँ चल दिया? हर्षित उसे कंधों से पकड़ते हुए बोला, तेरे घर तुझे छोड़ने। आदित्य कहता है, पर मैंने तो घर पर कह दिया कि मैं आज तेरे साथ ही
रहा हूँ। हर्षित उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, क्यों मेरी प्यारी भाभी को तड़पा रहा है? वह तेरे बिना यह रात कैसे काटेंगी? और उसे आंख मार देता है। आदित्य कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वह मेरा इंतजार क्यों करेगी जबकि वह किसी और से प्यार करती है। हर्षित आदित्य से बोला, भाभी तुझे पसंद करती हैं। मैंने उनकी आंखों में तेरे लिए फिक्र और प्यार दोनों देखे। तू मान या ना मान, पर भाभी भी तुझे पसंद करने लगी हैं। थोड़ी देर में वे दोनों वहां से निकल गए। आदित्य जब घर पहुंचा तो सब सो चुके थे। वह चुपचाप अपने कमरे में पहुंचा। ईशानी की नींद खराब ना हो जाए इसलिए वह लाइट नहीं जलाता और अंधेरे में ही अपने कपड़े बदलकर बेड पर लेट गया। अभी उसे बेड पर लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक हाथ उसके सीने पर आया। उसने फौरन साइड लैंप जलाकर देखा तो उसके सीने पर ईशानी हाथ रखकर सो रही थी। आदित्य उसके चेहरे को देखने लगा। तभी उसने ध्यान दिया कि ईशानी ने उसकी शर्ट पहन रखी है। यह देखकर आदित्य सोच में पड़ गया कि आखिर ईशानी ने उसकी शर्ट क्यों पहन रखी है। पर तभी उसे हर्षित की बात याद आई कि भाभी भी तुझे पसंद करने लगी हैं। वह अपने मन में सोचने लगा, क्या वाकई यह मुझे पसंद करने लगी है, इसलिए इसने मेरी शर्ट पहन रखी है। आखिर इसके दिल में चल क्या रहा है, यह मैं कैसे पता लगाऊं। यही सब सोचते हुए आदित्य भी सो गया। दूसरी तरफ अमन ने कई बार रुद्र के सामने प्रिया का जिक्र करके उसके दिल की बात जानने की कोशिश की, पर उसे रुद्र के दिल की बात पता ही नहीं चल पाई। इसी बीच उसने अपने आदमी भी प्रिया के पीछे लगा दिए, जिसे उसे प्रिया के पल पल की खबर मिल सके। प्रिया ने फैसला कर लिया था कि वह इस बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाएगी, पर समाज की नजरों से अपने बच्चे को दूर रखने के लिए वह विदेश जाने का फैसला करती है। अमन का आदमी उसे बताता है कि प्रिया यह देश छोड़कर जा रही है। अमन समझ गया कि प्रिया क्यों यह देश छोड़कर जा रही है, पर वह यह भी जानता था कि अगर प्रिया यह देश छोड़कर चली गई तो वह कभी रुद्र और प्रिया को एक नहीं कर पाएगा। इसलिए वह फैसला करता है कि आज वह प्रिया की सच्चाई रुद्र को बता देगा। अमन सीधा रुद्र के कैबिन में गया। इस वक्त रुद्र अपने कुछ क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। अमन को देखकर रुद्र आंखों से अमन को इशारे में पूछता है, क्या हुआ? अमन उसे बताता है, सर प्रिया मैडम यह देश छोड़कर जा रही हैं। यह सुनते ही रुद्र फौरन अपनी चेयर से खड़ा हुआ और पूछने लगा, वह ऐसा कैसे जा सकती है? जैसे ही वह जाने को हुआ उसके कदम रुक गए। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, अगर वह जा रही है तो इसमें मैं क्या करूं? रुद्र की बेचैनी देखकर अमन को यह तो समझ में आ गया कि रुद्र प्रिया को पसंद करने लगा है, इसलिए वह बोला, सर आप ही उन्हें जाने से रोक सकते हैं। रुद्र अपने ख्यालों में गुम हुए ही बोला, पर मैं किस हक से उसे रोकूं? अमन उसे जवाब देते हुए बोला, उनके होने वाले बच्चे के पिता होने के हक से। यह सुनते ही रुद्र हैरानी से उसे देखने लगा। अमन रुद्र को बताता है कि प्रिया उसके बच्चे की मां बनने वाली है और इसी वजह से वह यह देश छोड़कर जा रही है। अब तो रुद्र एक सेकंड की भी देरी करे बिना अपने ऑफिस से निकल गया। वह इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहा था कि जैसे अगर उसे 1 मिनट की भी देरी हो गई तो वह प्रिया को हमेशा के लिए खो देगा। रुद्र जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंच गया, पर उसे समझ नहीं आता इतने बड़े एयरपोर्ट में वह प्रिया को कहाँ ढूंढे, क्योंकि उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह किस फ्लाइट से जा रही है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। रुद्र अपना फोन निकालकर देखता है तो यह अमन का मैसेज था, जिस पर एक फ्लाइट का नंबर लिखा था। रुद्र अपने आप से ही बोला, अमन यू आर द बेस्ट। वह फौरन जाकर फ्लाइट के बारे में पूछने लगा, पर उसे पता चला कि यह फ्लाइट तो अभी 10 मिनट पहले ही निकल गई। रुद्र दुखी होकर वहीं एक चेयर पर बैठ गया। वह अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकते हुए बोला, प्रिया तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। क्या रुद्र और प्रिया हो जाएंगे हमेशा के लिए जुदा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कहानी का ये भाग? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।